नाम नहीं भेजा आपने। मुझे याद ही नहीं रहा। चलो मैं भेजती हूँ, आज अच्छा ही भेज दूंगी। जी नेक्स्ट आगे चलो। चलो मैं आगे चल रही हूँ जी आज। ये CR GR दोनों बैठे हुए हैं MSc के। जी मैम। कौन कौन है? जुनैद बैठा हुआ है और कौन बैठा हुआ है? जुनैद आपके अलावा कौन है CR GR में से? जी मैं हूँ। हमारा है। हमारा है। एक काम करना है ना आप लोगों ने जरा, मैं वैसे तो खुद भी स्क्रीनशॉट्स ले लिए, मैं खुद जी भी मैम। स्क्रीनशॉट्स ले रही हूँ। जरा मुझे ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर हैं जो क्लास मैम डेली डिफरेंट होते हैं लोग, स्ट्रेंथ होती है, कभी ज्यादा कभी कम। डिफरेंट नहीं होती। कुछ लोग तो वो हैं जो लेते ही लेते हैं क्लास, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो डिफरेंट वाले होते हैं ना, वो मौसमी लोग होते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। उनको प्रॉब्लम कोई नहीं होती है नेट की, बस उनका दिल नहीं करता। समझ आइए आपको जुनैद? जी मैम। इतना अर्सा पढ़ाने के बाद इतनी समझ तो आ ही जाती है, जुनैद की नहीं आती है। आ जाती है मैम। मौसमी होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं। मैं मौसमियों की बात नहीं कर रही, मैं रेगुलर लोगों की बात कर रही। मैम अब तो लास्ट 2 वीक्स हैं क्लासेस के। तो मैंने असेसमेंट में मार्क्स उन्हीं को देने हैं जो रेगुलर थे। हम्म। अगर टीचर रेगुलर ना हो तो कितना बुरा लगता है आपको? कुछ पूछ रही हूँ। MSc अगर टीचर रेगुलर ना हो तो कितना बुरा लगता है? एक मिनट रुको, मैंने 1-2 क्वेश्चन शुरू करवाने में करवा रही हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, क्वेश्चन लिखें जरा, स्टेटमेंट लिखें। जी मैम। आपके पास है रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 100। मैं व्हाइट बोर्ड के साथ साथ खुद भी जा रही हूँ, ठीक है? A random sample of size, a random sample of size
n is equal to 100 is taken from a population having a mean of 20 is taken from a population having a mean of 20 and standard deviation of 5 and standard deviation of 5. The shape of the population distribution is unknown. The shape of the population distribution is unknown. कहाँ तक लिखे है जी? मैम लास्ट वाली लाइन दोबारा बोल दें। मैम द शेप ऑफ द पॉपुलेशन, मैं दोबारा बोल रही हूँ. Random sample of size n is equal to 100 is taken from a population having a mean of 20 and a standard deviation of 5. Clear? The shape of the population distribution is unknown. वो कहता है कि population की जो shape है ना वो नहीं पता, यानी आपको ये नहीं पता कि वो किस distribution को follow कर रही है. Skewed है, bell shape है, positively skewed है, negatively skewed है, तो हमें नहीं पता कि population की distribution जो है, population distribution जो इसकी shape क्या है, यानी इसका ट्रेंड क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, या वो आपके पास बेल शेप्ड है, हमें नहीं पता क्या है. ठीक है, क्लियर? जी मैम, जी मैम. अच्छा, पहली बात तो ये कि जब वो ये कह देता है ना कि पॉपुलेशन की शेप नहीं पता और सैंपल उसका बड़ा नजर आता है आपको, सैंपल अगर उसका 30 या 30 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करते हैं. हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर? जी मैम. आप जी एक बात मैम. ज़हन में रखना, ज़हन में रखना, दो चीजें अब आपके पास है. एक पॉपुलेशन की चीजें होती है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, एक आपके पास उसके सैंपल्स की चीजें होती हैं. अब आगे आगे हम जब काम करेंगे तो ये हो सकता है कि सैंपल पता हो, पॉपुलेशन ना पता हो, हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन का अंदाजा करें कि पॉपुलेशन क्या हो सकती है. यही काम अभी आप कर रहे हो ना. अभी जो कोविड वाला केस चल रहा है अभी तो यही चीजें चल रही है ना. हमें सैंपल पता होंगे, सैंपल की बेस पे हम पॉपुलेशन के मुतालिक इन्फ्रेंस जजमेंट को ड्रॉ करेंगे. क्लियर? दूसरी बात, अगर सैंपल आपका 30 या 30 से बड़ा है और हमें पॉपुलेशन का नहीं पता कि पॉपुलेशन किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, उसकी क्या शेप हो सकती है, तो हम पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम कर लेते हैं. क्लियर? जी मैम. जी मैम, क्लियर है. अच्छा, उसके बाद हमारा वेरियंस मैम और इन रिपीट चीजों में कर भी दो. डिपेंड कर, अगर सैंपल साइज n 30 से बड़ा है, पॉपुलेशन के बारे में आपको नहीं पता कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी. क्लियर हो गया? यस मैम. अच्छा, इसके नीचे अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं दो क्वेश्चन इसके नीचे लिखवा रही हूँ आपको. पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, लिखें जरा, ये पूछ रहा है वो आपसे, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपसे कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल What can you say about the sampling distribution of the sample mean x bar? जी मैम लिख लिया. वो कहता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसको फॉलो करेगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी क्योंकि n हमारा 30 से बड़ा है. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मैं उल्टा तो नहीं आपको बता गई कहीं पे, एक मिनट रुकिए जरा. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपकी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी. ठीक है. दूसरी बात,
दूसरा अब आपसे ये पूछ रहा है find the probability that x bar will exceed 20.75. दूसरा आपसे ये कहता है कि जो मीन है वो 20.75 से एक्सीड कर जाएगा। अच्छा, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, एक्सीड कर जाएगा 20.75 से, यानी आपने क्या निकालना है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x बार विल एक्सीड 20.75, ठीक। और आपके पास क्या है, यहाँ पे साइड पे बना रही हूँ, जो आपके पास मीन गिवन है, मीन क्या गिवन है आपके पास 20, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है 5, तो हमारा z किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमारा z होगा x बार, क्योंकि x बार की बात हो रही है, सारे मीन की बात हो रही है। अब यहाँ पे x की जगह x बार आएगा, माइनस क्या आएगा आपके पास म्यू आएगा, ओवर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैं आपको थ्योरम भी अभी स्टेटमेंट लिखाती हूँ, जब हमारे पास सैंपल साइज बड़ा हो जाता है ना, 30 से बड़ा हो जाता है, नॉर्मली हम जब पॉपुलेशन और सैंपल की बात करें तो जो सिग्मा होता है ना, उसमें विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आपका सैंपल 30 या 30 से बड़ा है तो फिर हम नीचे लिखते हैं विद रिप्लेसमेंट वाला, ये लिखते हैं फिर हम। क्लियर? जी मैम। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा z which is equal to यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी 20.75 माइनस 20 ओवर सिग्मा मेरे पास क्या है 5, सैंपल साइज क्या है मेरे पास 100, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरी में आपके पास 1.5 आ जाएगी। ये आपने क्या निकालना है, ये सेंटर है आपके पास, ये मीन क्या था 20, तो आपके पास अगला क्या था 20.75 से एक्सीड कर जाएगी। ये सारा एरिया आपसे मांग रहा था, यही मांग रहे हैं जी मैम, यही मांग रहे हैं। जी मैम। तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे इसको, मैम 1 माइनस 1 कहाँ से आ गया 0.5 में से मैम माइनस करेंगे। 0.5, ये एरिया निकलेगा, एरिया आपके पास ये वाला आएगा रेड वाला, ये एरिया निकलेगा टेबल में से, ये एरिया निकलेगा, ये 1.5 यही आया ना, ये 1.5 आया इधर नीचे, ये एरिया आप सारा टेबल में देखोगे, और ये क्योंकि पूरा 0.5 है, निकालना ब्लैक वाला है तो उसको माइनस कर दोगे। क्लियर? जी मैम। पहले मैं आगे करवा रही हूँ आपको स्लो। चलो जी, इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, पहले मैं स्टेटमेंट करवा दूँगा आपको, आप लिखें सेंट्रल लिमिट थ्योरम,
मैंने करवाना भी था थोड़ा सा, इसकी स्टेटमेंट लिखे सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैंने से स्टेटमेंट यूज करनी है। अच्छा एक और चीज बतानी है मैंने आपको, इसे कहते हैं ये जो है ना फैक्टर की, एक और चीज मैंने बतानी थी। ये जो फैक्टर हम लिखते हैं ना विदाउट रिप्लेसमेंट में, n माइनस एन ओवर n माइनस वन, ठीक है। इसे हम कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर कहते हैं इसको। इसे कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर कहते हैं। अच्छा दूसरा मैंने स्टेटमेंट करवानी थी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम करवाना है। स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी। बोलू? जी मैम। लिखे लिखे इफ रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n, if random samples of size n जहाँ साइज n लिखो वहाँ पे स्मॉल n लिखा करें, ठीक है। if random samples of size n are drawn if random samples of size n are drawn from a large or infinite population, यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन अगर ले ली जाए ना, from a large or infinite population with mean mu and variance sigma square, with mean mu and variance sigma square, then the sampling distribution of the sample mean x bar कैपिटल x बार लिखना है। अभी जो क्वेश्चन करवाया था एक्चुअली उसमें यही चीज अप्लाई की है मैंने। Then the sampling distribution of the sample mean x bar is approximately normally distributed. With mean सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का मीन बराबर होता है ना, सैंपल और पॉपुलेशन का मीन बराबर होता है ना। जी मैम बराबर होता है। एंड यानी पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन बड़ी है, सैंपल साइज बहुत बड़ा है
और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास पॉपुलेशन का मीन गिवन होगा, वेरिएंस गिवन होगा, तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे पास वो हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करेंगे। और जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करेंगे तो जो पॉपुलेशन का मीन होगा वही हम सैंपल का मीन एज्यूम करेंगे, होता भी वही है। ये तो अभी आपने जितने क्वेश्चंस किए आपने वेरीफाई किया है कि जो आपके पॉपुलेशन का मीन होता है वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। दूसरी बात, जो वेरिएंस होगा हमारे पास वो हम ओवर अंडर रूट एन एज्यूम करेंगे। अगर हमारे पास एन बड़ा होगा और आपके पास क्या कहते हैं पॉपुलेशन भी बड़ी होगी, हम कहते हैं कि हम ये दो चीजें एज्यूम करेंगे, तभी हम क्या करते हैं आगे, एक मिनट रुक जाए जरा, और तभी हम z क्या लेते हैं, फिर अपना z अभी जो मैंने लिया था आपके पास, आप लेते हो अपना x बार माइनस म्यू ओवर आप क्या लेते हो सिग्मा इंटू अंडर रूट ओवर एन, ये आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। Hence we take z is equal to this. वो कहते हैं कि पॉपुलेशन की शेप से हमें फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन से फर्क नहीं पड़ता, हाँ सैंपल साइज अगर बड़ा है और पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस पता है तो हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इस पे अज्यूम करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ठीक। यस मैम। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर पॉपुलेशन के बारे में उसने क्लियर बता दिया है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, तो फिर तो डेफिनेटली जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगी। अगर पॉपुलेशन के बारे में उसने ये बताया है कि पॉपुलेशन की शेप का या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता, और अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही सैम्पलिंग के लिए भी एज्यूम करेंगे। क्लियर? जी मैम क्लियर है। चलूं आगे, क्वेश्चन आगे करवाऊं? जी मैम। चलें जी, मैंने एक दो चीजें बतानी है आज आपको और जरा डिफरेंट। अच्छा, दो तीन चीजें और हैं, अच्छा लिखें जी जरा, कि डिस्कस करूं कि भेज आपको, मैं साथ साथ भेज भी दूंगी। अच्छा, अब दो चीजें एक और हैं आपके पास, मैं वो भी बता रही हूँ साथ साथ। आपको बाइस्ड और अनबाइस्ड टर्म का कुछ आइडिया है? बाइस्ड क्या होती है, अनबाइस्ड क्या होती है? बाइस्ड और अनबाइस्ड क्या होती है टर्म, वैसे इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है? बाइस्ड और अनबाइस्ड क्या होती है? बाइस मीन किसी की फेवर में होना। हाँ जी, और अनबाइस्ड, तो ये आपको बाइस्ड क्यों लिखा होता है? आप जब क्वेश्चन करते हैं तो बाइस्ड लिखा होता है ना, अनबाइस्ड या बाइस्ड लिखा होता है। जिस तरह आपने कॉइन या आपने डाई फेंका उसके आगे लिखा होता है कि ये अनबाइस्ड होने चाहिए। अनबाइस्ड का मतलब यही होता है कि ये जैसा डाई है ना, डाई के हर फेस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है, ये ना हो कि फेस के ऊपर आपके पास एक जगह पे 2 जगह 6 लिखा हो या 2 जगह पे 4 लिखा हो। एक्चुअली ये गैम्बलिंग से है। इसी तरह कार्ड्स की जो गेम होती थी, हो सकता है कि कार्ड्स उनके पास जो डेक हो उसमें उन्होंने एज या उन्होंने किंग जो है वो 2 दफा रखा हो, इसलिए लिखा जाता है अनबाइस्ड, यही चीजें लिखी जाती हैं। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, मैं दो चीजें बताने जा रही हूँ अभी आज। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें मेरे पास जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है ना, इसमें बेटा आपके पास दो चीजें होती हैं, ये दो चीजों में डिवाइड होता है। नंबर वन, एक होता है ये एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स, एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स किसके लिए बोले जाते हैं? नंबर टू ये होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस।
स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस दो चीजों में बेस कर रहा होता है। नंबर 1 एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, नंबर 2 टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन क्या होती है आपके पास, एस्टिमेशन से क्या मुराद है, एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर क्या होगी, हमें सैंपल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, सैंपल इंफॉर्मेशन हमें पता होगी और हमने क्या करना होगा, हमने उससे पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना होगा कि वो क्या हो सकता है हमारे पास। ठीक है, हमें मीन या वेरिएंस, जो पॉपुलेशन की चीजें होती हैं उन्हें पैरामीटर्स बोलते हैं। हमें क्या होगा, हमें वेरिएंस पता होगा या हमें मीन पता होगा, हमें सैंपल की चीजें पता होंगी, हमने उनकी मदद से अपने पॉपुलेशन का पैरामीटर्स निकालने होंगे, मीन और वेरिएंस को निकालना होगा। ठीक है, इसी तरीके से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है कुछ स्टेटमेंट होती है जो हमने अपने सैंपल के बेस के ऊपर एज्यूम की होती है, हमने चेक करना होता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन थोड़ा सा करवाने जा रही हूँ पहले आज आपको इसका, ताकि थोड़ा सा मैं आइडिया आपको इससे दे दूँ। ठीक है, इन चैप्टर्स में काफ़ी चीज़ें हैं और मुझे ना ढूंढ ढूंढ के आपको वो करवानी पड़ती है जो आपके काम की हो, अदरवाइज चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले है जी estimation of the confidence interval। मैं सबसे पहले करवाने जा रही हूँ estimation of the confidence interval of a population mean। ठीक है, क्लियर। इसमें तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसके लिए तीन चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी। पहली बात तो ये, हमने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, यानी हम एक इंटरवल निकालेंगे जिस इंटरवल के दरमियान में हमारा पॉपुलेशन का मीन लाई करेगा। हम ये सैंपल के इंफॉर्मेशन के ऊपर हम वो एक इंटरवल डेवलप करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि जी हाँ, हमें यकीन है कि हमारा पैरामीटर जो है, यानी हमारी पॉपुलेशन का जो मीन है, वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। क्लियर। मैम जी ये मैम। सेंटेंस रिपीट करना। बेटा देखो, मैं आपको सैंपल दे दूं, यानी आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी के पता नहीं कितने 10,000 से ऊपर स्टूडेंट है, मैं आपके कुछ स्टूडेंट पकड़ लूं, 100 स्टूडेंट ले लूं, उन 100 स्टूडेंट की मैं कोई एवरेज हाइट निकालूं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब पॉपुलेशन की हाइट कितनी होगी, यानी उसकी एवरेज कितनी होगी, मैं क्या करूं, पॉपुलेशन के मीन को, यानी वो 10-15 हज़ार स्टूडेंट जो आपकी यूनिवर्सिटी में है, उनके मीन को एस्टिमेट करूं आपके 100 जो मैंने सैंपल लिया उसके ऊपर, और फिर मैं एक इंटरवल बनाऊं कि मैं आपको ये बताऊं कि जी हाँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, यानी मैं 90% कॉन्फिडेंस हूँ, या मुझे 95% है, या मुझे 80% है, मैं इतना कॉन्फिडेंट है मुझे कि जी जो मैंने एस्टिमेशन की है, मेरा पॉपुलेशन जो मीन है वो इसी इंटरवल के अंदर लाई करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल इंफॉर्मेशन। क्लियर। जी मैम, क्लियर है। इसके लिए मेरे पास 2-3 चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए या मेरे जहन में हो। पहली बात तो ये, मुझे थोड़ा सा पॉपुलेशन मुझे बेशक ना पता हो, लेकिन मुझे ये पता हो कि पॉपुलेशन मेरी नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, ये मैं साइड पे लिख रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ये पता हो कि ये नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे ये पता हो कि इनकी पॉपुलेशन की, मुझे अगर मीन मैंने एस्टिमेट करना है इसका, तो मुझे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की, ये मुझे पता है या नहीं पता, नोन है या ये मुझे नहीं पता। ठीक है,
इसी तरीके से मुझे एक चीज ये पता हो कि जो सैंपल साइज है, यानी जो सैंपल आपका ड्रॉ हुआ है ना, वो सैंपल साइज आपका 30 है या 30 से बड़ा है, वो क्या है, बड़ा है या छोटा है, ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए। सैंपल साइज का पता होना चाहिए, पॉपुलेशन वेरिएंस का मुझे पता हो कि है या नहीं, पता है या नहीं है, यानी अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो फिर अननोन में कंसीडर करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली चलूंगी सब। और तीसरी बात कि पॉपुलेशन जो है जिसका मैंने पैरामीटर एस्टिमेट करना है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है या वो नहीं फॉलो कर रही। क्लियर? जी मैम। चलूं आगे? यस मैम। चले। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है मेरे पास अब। मैं थोड़ा सा ये बता दूं। चलूं आगे जी? चले, मैं ये भेजूंगी आपको, थोड़ा सा ये मैं फ्रंट पेज भी दूंगी आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये एक्चुअली होगा हमारे पास। स्टेटमेंट लिखें थोड़ी सी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर हमें अब मेरे जो मैं इंफॉर्मेशन अभी यूज़ करूंगी, ठीक है, मैं ये यूज़ करूंगी, मेरी होगी नॉर्मल पॉपुलेशन होगी, नॉर्मल पॉपुलेशन होगी विद सिग्मा, मुझे पता होगा इसमें क्योंकि लिखा नहीं जा रहा, विद सिग्मा, यानी पॉपुलेशन का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगी, ठीक है। ये मुझे नहीं पता होगा, ये अननोन होगा, ये मुझे एस्टिमेट करना होगा, ये मैंने एस्टिमेट करना है, ये मैं एस्टिमेट करूंगी, ठीक है। तो जो सैंपल मेरे पास गिवन होगा, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पलिंग होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ मैंने लिख दिया नॉर्मल, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरी क्या होगी फिर? नॉर्मल होगी। ये भी नॉर्मल होगी, ठीक है। और मैं z इसके साथ क्या कंसिडर करूंगी? z मेरा फिर ये कंसिडर होगा, और जो मेरा इंटरवल बनेगा वो इंटरवल मेरा ये बनेगा। आपका इंटरवल ये होगा x बार माइनस z, यहाँ पे लिखा होता है z अल्फा बाई 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं इसका प्रूफ नहीं कर रही, मैं यहीं से डायरेक्ट समझाऊंगी आपको। z अल्फा बाई 2 होगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट n होगा, लेस देन म्यू, लेस देन, यहाँ पे होगा x बार, और यही सारा एक्सप्रेशन होगा z अल्फा बाई 2 होगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट n होगा। ये वो इंटरवल होगा जिसके जरिए मैं म्यू को एस्टिमेट करूँ, यानी मेरा म्यू इसमें लाई करेगा। ये म्यू मुझे पता नहीं है, म्यू किसके दरमियान में लाई करेगा? इन दो वैल्यूज के दरमियान करेगा। क्वेश्चन करवा दूं तो मुझे आपको समझाना ज्यादा आसान रहेगा। चलूं आगे? वैसे मुझे तो कहीं पे कोई आवाज नहीं आ रही। जी मैम। मैम एक सेकंड नोट कर लें। मैम क्वेश्चन। मैं भेज दूंगी सारी चीजें, मैं भेज दूंगी सारी चीजें, ये सब चीजें भेज दूंगी, जी मैम ठीक है। ठीक है। मैं भेज भी दूंगी, लिख भी ले, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भेज भी दूंगी आपको सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन पे जा रही, टाइम कितना मुझे ये बताएं। मैम मीटिंग एंड होने में 3 मिनट रहते हैं। 3 मिनट रह गए, क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा फिर।
चलें फिर इसका मतलब मीटिंग दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ वरना भी मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें क्योंकि मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। क्वेश्चन है जी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखें। A confidence interval is constructed एक मिनट रुके नहीं ये नहीं आना रुके आप लोग एक काम करें ना मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें। क्वेश्चन तभी शुरू करवाती हूँ। ओके मैम। मीटिंग दोबारा ज्वाइन